आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों और मंच पे आसीन सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम और रूपचंद गौतम जी को विशेष रूप से बधाई। ये कोई मामूली काम नहीं है और इस काम को करने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी जद्दोजहद लगी होगी। अगर हम कोई एक छोटा सा रिसर्च पेपर भी लिखें तो हम समझ सकते हैं कि इतने बड़े वॉल्यूम को तैयार करने में कितनी मेहनत लगेगी। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और हम कोशिश करेंगे कि आपके इस काम को हम अपनी लाइब्रेरी में जरूर जगह दें ताकि ज़्यादातर विद्यार्थी इससे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। जिस विषय पे हम नाग वंशीय पहचान की बात कर रहे हैं, ये पहचान का संकट कहाँ से आता है? जो मूल निवासी का सवाल है, अगर शोषण का सवाल नहीं होता, असमानता का सवाल नहीं होता, तो ये मूल निवासी का भी सवाल नहीं होता। ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये तभी आता है हमारे सामने जब हमारे बीच कुछ न कुछ असमानता और कुछ न कुछ हमारी वेदना जो वर्षों के पीड़ित इतिहास में दबी गई, दबाई गई, कुचली गई, तब मूल निवासी का सवाल पैदा हो जाता है बाहर। अगर हम अपने महापुरुषों के इतिहास को देखें तो अम्बेडकर से पहले भी, अगर हम कबीर से पहले भी अगर हम चले जाएं और जितना हम पीछे जाएं, मौर्य वंश तक चले जाएं और वहां से लेकर के हम यहाँ, अगर उधर से हम इधर देखें तो सभी दौर में किसी न किसी ने कोशिश की है, लगातार कोशिश की है। जब आप शक्ति में थे और जब आप नहीं थे, हर दौर में बात रखी गई है, अपने तरीके से रखी गई है। कबीर ने भी अपने तरीके से बात को रखा है। तो उस नस्ल, उस वंश की पहचान को रखने वाले महापुरुष लगातार समाज में मौजूद रहे। एक व्यवस्थित समाज में अंग्रेजों के आने के बाद, मुगलों के समय भी हम कह सकते हैं कि बड़ी केंद्रीय सत्ता हमें हिंदुस्तान को मिलता। अशोक के बाद एक बड़ा साम्राज्य है और वो जो व्यवस्थित व्यवस्था बनती है जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक मौका मिलता है अपनी बात को रखने का, वरना उस राजशाही व्यवस्था में बहुत मुश्किल होता। नजरिए से जितने भी रिसर्च सामने आए हैं, खासकर जीनोम्स को लेकर, अनुवांशिकी के सिद्धांत को लेकर के हम देखेंगे तो प्योरिटी की बात करना तो बड़ा मुश्किल है। प्योरिटी की बात अगर किसी पे लागू होती है तो वो उत्तर पूर्व की तरफ हम जा सकते हैं, दक्षिण के कुछ जनजातियों के ऊपर हम जा सकते हैं, जो थोड़ी प्योरिटी की बात की जा सकती है, जिसमें जो यूरेशिया नस्ल और कई तरह की जो है उसका मिश्रण ना हो। लेकिन इसका मतलब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्योरिटी में जाने का कोई मतलब नहीं है। प्योरिटी में जाएंगे तो पीछे तो सब अफ्रीकन है। जब सब अफ्रीकी हैं तो फिर मसला किस बात का है? मसला तो सामाजिक, सांस्कृतिक और अपने अस्तित्व का है, जो सामाजिक संरचना के बाद, क्योंकि संस्कृतियां पहले बनती हैं, सभ्यताएं बाद में बनती हैं। और हमारे यहाँ संस्कृतियों के बनने के बाद जो सभ्यता बनती है, उस सभ्यता की जो संस्कृति बनती है, उसमें इस गुलामी को तैयार किया जाता है। एक तो वो कहते हैं कि इससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से पृथक करना है। दास, क्योंकि देखिए भाषा जो है, किसी भी अगर इतिहास को देखने के लिए, जैसे आर्य अनार्य की बहस बड़ी अंतहीन हो जाती है, लेकिन आप भाषा के इतिहास हिसाब से जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी साफ हो जाती हैं। जब कहा जाता है कि ऋग्वेद का पहला और 10वां स्कंद जो है वो बाद के हैं, बाकी पहले के हैं, और वो जो पहले के हैं वो अवेस्ता भाषा से बहुत मिलते जुलते हैं, उससे करीब है। काफ़ी हद तक उसमें अवेस्ता भाषा मिक्स है जो ईरान की भाषा है। लेकिन ये नए पुराने की जो झगड़े हैं, इससे मुझे लगता है कि बहुत फायदा नहीं होने वाला है। तो वो कहते हैं दास और नाग एक ही हैं, दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ा। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत तत्सम रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में और भी हैं, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि अम्बेडकर जी ने क्या चीजें कही हैं, ताकि एक हम अपनी राय बना सके। क्योंकि वो जिस तरीके से आप देखें वो सोचते हैं, वो किसी बरगद की तरह है जिनकी जड़ें बहुत जगह हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं। उनका जो दायरा है बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है उनको
उनकी तरह बन पाना इतना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा जज्बे की आवश्यकता है। उसके बावजूद जब वो लिखते हैं, वो लिखते हुए अपनी बात को यूं ही नहीं कहते, हर बात के लिए प्रमाण देते हैं, हर बात के लिए तर्क देते हैं। फिर वो कहते हैं कि प्राचीन काल से द्रविड़ लोग 3 भागों में बंट रहे हैं, चेर, चोल, पांड्या। ठीक है, नाग, वो कहते हैं कि चेर अथवा सेर नाग का पर्यायवाची है। चेर मंडले नागद्वीप या नाग प्रदेश को स्पष्ट तौर पर यह झलकता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई। तो इस तरीके से वो कई उदाहरण देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि चाहे जो अभी हमने कहा था कि नाग, दास, अनार्य, असुर कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं और कई उदाहरणों से इसको साबित भी करते हैं। अब हम संस्कृत जब नाग भाषा की बात करें, अगर भाषा के नजरिए से, तो चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है, भाषा के कई परिवार हैं, 13 परिवार हैं अमूमन, तो उसमें जो चीनी तिब्बती है उसमें भी जो बर्मी और तिब्बती है उसको नाग भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। तो नाग भाषा का मतलब, अब इसको भी हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, क्योंकि आर्य लोग कहते थे कि जो नाग भाषा है ये किरातों की भाषा है। तो यानी जब संस्कृत भाषा का आगमन नहीं हुआ था, एक चीज और भी मैं साफ कर देना चाहता हूं इसी बातचीत में, कि संस्कृत हिंदी की जननी नहीं है। ये भी बड़ा एक मिथक गढ़ा गया। मिथक इस रूप में गढ़ा गया क्योंकि ये ब्राह्मणों की भाषा है। अगर ये जननी हो गई तो बाकी तो सब पुत्र पुत्रियां हो गए। तो बहुत आसान है बाप माँ की बात मानना। मानसिक गुलाम बनाने का और मानसिक रूप से खेलने का जो तरीका है ये बहुत बारीकी से रचा गया है। और इसमें जो संस्कृत है ये हिंदुस्तान में बनी उर्दू की तरह है, बाहर से आई, यहाँ की प्राकृत भाषाओं के साथ मिलकर तैयार हुई, लेकिन अन्य भाषाएं भी जो थी वो पैरेलली चल रही थी जो पहले से थी। बस मुश्किल था कि उनका लिखित रूप नहीं है हमारे सामने, लेकिन संस्कृत का भी लिखित रूप बहुत बाद में मिलता है। जो प्राचीन शिलालेख मिलते हैं वो प्राकृत के मिलते हैं, और प्राकृत से पहले हमें मिलते सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो आर्यों से पूर्व की जो भाषा थी, जो भाषा विज्ञान में जो अभी तक प्रमाणित है, हम प्रमाणित चीजों को बात करते हैं, उसमें नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविडियन, ये 4 जो प्रजातियां रही हैं जिनकी भाषाएं, तो मैं उसको मोटा मोटी मतलब बता देना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रिक जो है ये जो आज के जो ये बेसिकली भूमध्य सागर से होते हुए इराक, ईरान, भारत और आगे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं। और भारत में कोल, मुंडा, खासी, निकोबारी इनकी भाषाएं, ये इनकी देन है। उसी में आते हैं किरात, इस ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक जो है ये गलत मैंने बोल दिया, ये ऑस्ट्रिक थे। नेग्रिटो सबसे पहले आते जिनका मूल स्थान है अफ्रीका, और ये दक्षिणी अरब से होते हुए ईरान होते हुए भारत आते हैं। असम, बर्मा और अंडमान ये इनका निवास स्थान और भाषा क्षेत्र है। इसके बाद ऑस्ट्रिक है जो मैंने अभी बताया था, और इसके बाद आते हैं किरात। ये इसी क्रम में सारा का सारा जो भाषा का समावेश होता है इन प्रजातियों के साथ। मूलतः यांगत्से क्यान नदी के मुहाने पे आदि मंगोल, इनको आदि मंगोल कहा जाता है, और चीनी सभ्यता और संस्कृति के देन इन्हीं के माध्यम से मानी जाती है। और आज की तारीख में हिमाचल, नेपाल, भूटान, असम, मणिपुर, उत्तरी बंगाल में ये बसे हुए हैं, और भाषा के रूप में मैथई, नगा, कचिन, बोडो, लेप्चा, नेवारी ये इनकी भाषाएं हैं। फिर आते हैं द्रविड़। इनके स्थान को लेकर के विवाद रहा, मूल स्थान को लेकर के, लेकिन अभी भी ज्यादातर विद्वान अफ्रीका ही मानते हैं इनका मूल स्थान। और ये भी भूमध्य सागर, ईरान, अफगानिस्तान, पूर्वी भारत, असम, बंगाल, और ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गुजरात का लोथल, मेरठ, उरंतिका, भारत के अधिकांश जो पूर्वी उत्तर पश्चिम प्रदेश है वहाँ पे इनका निवास स्थान रहा। और आज भाषा क्षेत्र के हिसाब से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के अतिरिक्त तुलु, ये तो मुख्य भाषाएं होगी। जो बोलियां हैं तुलु, कोडगु, गोंड मध्य भारत में, खंड उड़ीसा, उरांव बिहार, ब्राह्वी बलूचिस्तान, मालतो राजमहल की पहाड़ियां, ये सब द्रविड़ जो अब इन इस भाषा परिवार की अगर हम पूरी श्रृंखला को देखें तो हमें समझ में तो आ जाता है कि जो अगर संस्कृत कभी भी आम जनता की भाषा होती तो उसकी कई बोलियां होती, उसकी कई उपभाषाएं होती, नहीं है। जैसी थी वो आज भी है। हिंदी की 5 उपभाषाएं, 17 उपबोलियां हैं, उसी तरह से अन्य भाषाओं की भी मिलेंगी।
लेकिन संस्कृत की नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसको बंद कमरे में एक कुएं के मेढक की तरह उस भाषा का पूरी संरचना है। उससे भाषा नहीं गलत हो जाती है, लेकिन भाषा के साथ जुड़ी हुई मानसिकता पे तो सवाल खड़ा होगा ही। तो संस्कृत साहित्य में जब ये पूरे मौर्य वंश के बाद, मेरे ख्याल से लगता है पुष्यमित्र शुंग के दौर से, जब संस्कृत का वर्चस्व बढ़ता है और लिखित रूप में संस्कृत शायद दूसरी शताब्दी से मिलना शुरू होता है उसके प्रमाण, तो उस प्रमाण के साथ जो पूरा एक, जिसको हम कहते हैं जो एक लंबे समय का जो एक राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था बदलते ही धर्म की स्थितियां बदल जाती थी। जो राजा का धर्म, जो सत्ता का धर्म, वो जनता का धर्म नहीं मानोगे, जबरदस्ती अपनाना पड़ेगा। तो वो जो पूरा का पूरा कोलैप्स होता है, टूटता है, उसकी वजह से जो ब्राह्मणों का जो उठाव होता है, जो वैष्णव धर्म का उठाव होता है, उसमें जो ये मूल निवासी हैं, इसको दास, दस्यु, शूद्र कहा जाने लगा। बाद में इन्हीं को, जो इसको हम कहते हैं अर्थ परिवर्तन के साथ साथ गुलाम, डाकू, अछूत के वाचक हो गए यही लोग। और हिंदू धर्म के बहुत सारे जो देवी देवता हैं, वो भी जो आपके थे, उन्होंने, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात रखूंगा, अगर थोड़ा सा समय हो तो मैं इसको 5 मिनट में समेटने की कोशिश करता हूँ। जैसे पेरियार जो है, उनकी एक पेरियार द्वारा प्रकाशित तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी कुड़ी अड़ासू। ये 1944 में उन्होंने द्रविडियन का आशय लिखा था। द्रविडियन मतलब क्या? अब मैं ये अम्बेडकर की बात को ही बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि द्रविडियन एक बहुमूल्य भाषिक प्रतीक था, एक आदर्श रचना जो धर्म और जाति के बंधनों से सर्वथा मुक्त कल्पना लोक की रूपरेखा गढ़ती थी। उन्होंने उसे जातीय अथवा संस्कृति विशेष के प्रभाव से मुक्त रखा था। ये हमें समझना होगा कि भाषा जो होती है वो संस्कृति की समवायिका होती है, इसलिए जैसी भाषा होगी उस हिसाब से कई बार आपकी समझ भी बन जाती है। इसलिए अपनी लोक भाषा से जुड़े रहना और उस लोक समानता के भाव को भी उस भाषा में, क्योंकि संस्कृत की भाषा की पूरी प्रणाली में, उस पूरे साहित्य प्रणाली में ही भेदभाव का सिस्टम है, इसलिए वो हम समाज में भी देखते हैं। उसी तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो अपहरण हुआ है, उस अपहरण में यानी जो समता मूलक भाव है, ये जो मैंने पेरियार की बात रखी, ये उस द्रविडियन भाषा के उस कल्चर को बता रहे हैं जिसमें समता मूलक भाव है, जिसमें कोई दैवीय और धर्म विधान की उतनी जटिलताएं नहीं है जो किसी को बोझिल लगे या किसी का शोषण हो, जिसके माध्यम से उस सांस्कृतिक समानता के भाव का जो अपहरण हुआ, उसके लिए कुछ और उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं, जिसमें मराठी किसानों की पुरानी कहावत है, ईड़ा पीड़ा जावो बलि का राज ये हो, यानी कष्ट और दुख को जाने दो, बलि का शासन आने दो। तो इस कहावत में जो बलि के शासन में जो समृद्धि और खुशहाली है, उस राज्य के रूप में याद किया जा रहा है। यानी जन समाज में अभी भी वो मौजूद है, जो वामन के द्वारा जिसको छोटा दिखाया गया, उसको एक आप जन समाज में देखें, महिषासुर को देखें, वो अभी भी जिंदा है और वो भी अभी भी उसकी जो साख है, उसका जो अस्तित्व है, जो सम्मान है, वो बचा हुआ है। इसी रूप में अगर हम हेन स्वांग के अनुसार, जो शशांक बंगाल के साथ प्रथम राजा और पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने बौद्धों पे अत्याचार किया सारा कुछ, तो शशांक जो है ये इनका बताते हैं कि ब्राह्मण शासकों ने गया के बौद्धिक वृक्ष को काट के जला दिया था, और जो पहला अंग्रेज और जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले प्रमुख अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस बौद्धिक वृक्ष को रोपा और जहां लिंग ब्राह्मणों ने रखवाया था उसकी जगह बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करवाया। तो मूल निवासियों की स्थापना में तो अंग्रेजों का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि वो उनके लिए जाति से महत्वपूर्ण वो स्रोत, वो तथ्य, वो जो पुरातत्व चीजें हैं वो है, क्योंकि वो इस जातिगत ढांचे में बसे हुए नहीं है, वो इससे बाहर है, वो दूर से देख रहे हैं चीजों को। तो उनके लिए बहुत मुश्किल बात नहीं थी, वरना विधवा विवाह, सती प्रथा के लिए यहाँ के लोगों को इतना नहीं लड़ना पड़ता। जब एक जीवित स्त्री को अपने पति के साथ कुछ खिला करके जबरदस्ती जला दिया जाता था, हाथ पैर बांध के, ताकि उठे, नींद खुल जाए या दर्द हो तो उठ के भाग न जाए। ये तो हमारे समाज के कर्मकांड का एक, जिसको कहते हैं दर्दनाक और वहशीपन रहा है। इसी क्रम में संस्कृत ग्रंथों में जैसे प्राकृत सर्वस्वम, साहित्य दर्पण, दश रूपम, सरस्वती कंठाभारण, मागधी प्राकृत बोलने वालों के लिए, यानी हम इसको प्राकृत समझ ले सरल शब्दों में, तो राक्षस, भिक्षुओं,
दासो, नपुंसक, किरातो, बौनो, मलेच्छु, मलेच्छु, अभिरो, कुबड़ो, नीच, इस रूप में इनको कहा गया है। तो संस्कृत नाटकों में भी जैसे मुद्रा राक्षस का है, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त, भास, प्रेमचंद ने इस पे काम किया है, काफी अच्छा काम। उसमें जो निम्न पात्र हैं, निम्न पात्र प्राकृत बोलते हैं, मागधी बोलते हैं या अन्य बोलियां बोलते हैं, और जो उच्च पात्र हैं वो संस्कृत में बात करते हैं। ये तो उस दौर के नाटकों में भी ये भेदभाव आपको साफ साफ नजर आता है। जो मूल निवासी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उस मूल निवासी में पहचान क्या और कैसे, तो कैसे उस पहचान को दमित किया गया, उस पूरे इतिहास को हम इस तरीके से देखें। और लोक नाटकों में, जिस लोक नाटकों की बात करते हैं जिसमें हमारा समाज, जो उन्होंने भी चर्चा की थी अभी, जैसे नाटकों की अगर हम बात करते, श्याम, ख्याल, माच, पंडवानी, आप देखिए उन नाटकों में भिखारी ठाकुर को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर नाटकों में मिथक हैं, महाभारत, रामायण। तो हमारे समाज में भी उन मिथकों को इतनी बेहतर तरीके से समावेश कर दिया गया कि वो अपनी पहचान पांडवानी से बना रहे हैं, ख्याल से बना रहे हैं, माच से बना रहे हैं। लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? चर्चा उसी वर्ग की हो रही है जिसने मूल निवासियों को खत्म किया है, कुचला है। यानी मूल निवासी उस सांस्कृतिक गुलामी को, कई बार शायद अम्बेडकर जी ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। गुलाम को पता ही नहीं चल रहा है कि वो सांस्कृतिक गुलामी हम अपना रहे हैं। यानी अंबेडकर के लिए क्या संकट, जो बौद्ध धर्म अपनाने का संकट है, चाहे उसके लिए वो जितने भी तर्क निकालते हैं, धर्म की आवश्यकता उनको महसूस हो रही होगी। अगर हम उनके नजरिए से देखें तो हमें धर्म की, भाई कर्मकांड चाहिए, शादी कैसे करेंगे, शमशान में क्या सिस्टम होगा, या हम कैसे जलाएंगे, दफनाएंगे, ये जो सारे कर्म, यानी धर्म विधियां जिसको हम कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं, संकट रहा होगा। क्योंकि समाज में जीने के लिए एक आपको रिचुअल्स चाहिए होते हैं, हंसने के लिए, बोलने के लिए, त्योहार मनाने के लिए। उन रिचुअल्स का सिस्टम क्या होगा, हमारे पास विकल्प नहीं रहा। तो इसी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए बगैर ईश्वर के रहना बड़ा मुश्किल होगा। कबीर बहुत तर्कवादी थे, उन्होंने ईश्वर के मूर्ति पूजन और अवतारवाद को कभी नहीं माना, लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। ईश्वर तो है वहां पे, यानी कहीं ना कहीं जो पूरी जो सामाजिक संरचना है जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं, जुड़ते हैं, वहां को आपको रिचुअल्स चाहिए, धर्म विधियां चाहिए, और वो विकल्प नहीं है। इस विकल्प की स्थिति में मुझे लगता है कि अम्बेडकर बौद्ध धर्म को चुनते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि यहाँ बेहतर संभावना है सभी के लिए। अब मैं 2 मिनट में अपनी बात समेट रहा हूं। के दामोदरन बताते हैं कि वे यानी आर्य, और ये ऋग्वेद से उन्होंने उदाहरण दिया है। तो मतलब ऋग्वेद, जहां तक मैं जानता हूं, और इतिहास के कई हमारे साथ शिक्षक भी हैं और हमारे साथी भी हैं, उनके माध्यम से, कि जो वैदिक परंपरा या वैदिक युग कहा जाता है वो मौखिक था, वो लिखित रूप में नहीं था। लिखित रूप में तो वो मतलब दूसरी शताब्दी से ही आता है, उसके पहले लिखित उसका कोई प्रमाण नहीं है, मौखिक परंपरा में ही रहा है। तो उनके यहाँ जो प्रमाण मिलते हैं, अब आप सोचिए कि मौर्यों के समाप्त होने के बाद जो चीजें एकदम से बदलती हैं, वो कहते हैं कि वे शिव, देवी, माता, लिंग और ऋषभ बैल की पूजा करते हैं। यानी जो मूल निवासी जिसको हम कह रहे हैं, वो इनकी पूजा करते हैं। दस्यु आर्यों के देवों को नहीं मानते, जिनको दस्यु कह रहे हैं आर्य, वो आर्यों के देवों को नहीं मानते। पुरोहितों को दक्षिणा और यज्ञ नहीं करते थे। ये ऋग्वेद का उदाहरण वो देते हैं। लिंग की पूजा से घृणा, वे जिनका देवता लिंग है हमारे घर में न घुसने पाए, यह उनकी प्रार्थना, आर्यों की जिनके देवता लिंग है। अब आप डॉक्टर अंबेडकर रिडल्स इन हिंदुइज्म में लिखते हैं, हम शिव का उदाहरण लें, यह एकदम साफ है कि मूलतः शिव वैदिक विरोधी देव थे। शिव क्यों? इससे बेहतर प्रमाण नहीं हो सकता कि उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया था। आप शिव के आवरण को देखें, वेशभूषा को देखें, और उनके पूरी उस आवरण को, तो लगेगा नहीं कि ये ब्राह्मणों के देवता हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो देवताओं का भी, इंद्र रहे हैं आर्यों के देवता, कैसे बाद में विष्णु बनते हैं, वो पूरा एक है। लेकिन कई बार एक सामान्य लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम जब भक्ति काल पढ़ाते हैं साहित्य में, तो जो निर्गुण है, जो निर्गुण परंपरा है, वो सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता ईश्वर है कहाँ। लेकिन कोई मूर्ति रख देता है तो ये रहा ईश्वर, वो सब, क्योंकि हमें लगता है कि हम कनेक्ट हो गए, हमारे सामने कोई हम जिससे हम बात कर सकते हैं।
तो सामान्य बुद्धि के लिए कई बार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उस सामान्य बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा, उसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम मूल निवासियों के साथ वो कर सकते हैं जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे महापुरुष कोशिश करते रहे, जो कामयाब भी हुए। मैं उसको कभी भी नाकामी के रूप में नहीं देखता हूँ। और इसके निवारण के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की ही मैं एक लाइन को कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य से भिन्न भिन्न जातियों के विविध टोटमों पर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान नहीं दिया। यह धारणा है कि इस बात का मुख्य कारण जनगणना आयोग की लापरवाही है। हिंदू सामाजिक पद्धति की वास्तविक इकाई और हिंदू समाज का मूलाधार उपजाति है। इसका नियम है कि उपजाति से बाहर किसी से विवाह न किया जाए, इससे बढ़कर गलती नहीं हो सकती। हिंदू समाज इकाई उपजाति नहीं है, यह अम्बेडकर कह रहे हैं, उपजाति नहीं है, किंतु सजातीय विवाह प्रथा के नियम के आधार पर यह बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिंदू समाज एक कबीलाई समाज है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। हिंदू समाज एक कबीलाई समाज है, वह उपजाति पर आधारित समाज नहीं है। हिंदू परिवार में विवाह के अवसर पर कुल और गोत्र के विचारों को ही प्रधान महत्व दिया जाता है। जाति और उपजाति का विचार गौण है। हिंदू समाज के कुल और गोत्र का वही दर्जा है जो आदिम समाज यानी कबीलाई समाज, जब सामाजिक व्यवस्था बनी तैयार हुई थी, कबायली प्रतीकों का था। इससे प्रकट होता है कि हिंदू समाज अपने संगठन की दृष्टि से अभी भी कबीला ही है। परिवार उसका आधार है। उसे सजातीय विवाह प्रथा के नियम को लागू करना होता है, और तो इससे कबीलों के कुल और गोत्र पर आधारित विजातीय विवाह निषेध नियम का पालन करना होता है। तो अंबेडकर का जो कोरिलेट करने की बात है, आप सोचिए जिस हिंदू समाज को लेकर गुणगान, वो उसको कबीलाई बता रहे हैं। किस संदर्भ में? उस गोत्र के मामले पे, जिसमें हरियाणा में भी कितने सारी हत्याएं हो चुकी हैं। और आखिर में पेरियार सच्ची रामायण में जाति का उन्मूलन लेख में सवाल करते हैं कि यदि हमारे लोग जाति, धर्म, आदतों और रीति रिवाजों में सुधार लाने को तैयार नहीं होते हैं, तो वे स्वतंत्रता, प्रगति और आत्मसम्मान पाने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो अंबेडकर के विचार और पेरियार के जो ये विचार हैं, ये इतना तो बताते हैं कि आप रिजिड नहीं हो सकते किसी भी परंपरा, क्योंकि संस्कृति जो है ना, वो संस्कार की गई है, जिसका संस्कार मनुष्य ने किया। संस्कृति सदैव बदलती रहती है, अस्थायी नहीं रहती। जो अस्थायी होती है जड़ हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसमें जड़ता आ जाती है, रूढ़िता आ जाती है। संस्कृति जितनी गतिशील होगी उतनी बेहतर होगी। तो मूल निवासी के सवाल को कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या रहेंगे, इस सवाल में इससे भी हम उत्तर ढूंढ सकते हैं। हमें इन चीज़ों को तोड़ना होगा जो हमारे महापुरुष कर रहे हैं, चाहे वो विवाह का मामला हो। लेकिन जरूरी ये है कि जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है महानगरों में, जहाँ पे विजातीय गैर जाति में विवाह, गैर धर्म में विवाह हो रहा है, उसमें हमारा जो अस्तित्व है वो कहाँ हो रहा है? अगर किसी डोम, चमार, धोबी, पासी किसी ब्राह्मण से शादी होती है, लेकिन वो जो स्त्री उस पुरुष से शादी कर रही है, उसका जो पूरा का पूरा जो पहचान है, उस स्त्री का पहचान, वो उसके बच्चे के साथ वो ब्राह्मणीकरण हो जाता है। उसका पहचान का क्या? सवाल इसका है। सवाल दूसरा ये है, ये मैंने अभी बीच में एक लेख लिखा था इसको लेकर के, लेकिन वहीं पर जब एक ब्राह्मण स्त्री का किसी दलित पुरुष के साथ विवाह होता है, ऐसे में अगर आप देखें तो कितना ज्यादा उस स्त्री के पहचान को लेकर संकट पैदा होता है। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो इस फर्क को समझना होगा, और इस समझ के साथ अगर हम नई चीजों को, या जो अंबेडकर कह रहे हैं, जो पेरियार कह रहे हैं, इस समझ को हम अगली जनरेशन में दें, जो अपने अस्तित्व, अपने महापुरुषों को, अपनी भाषा को, उस पहचान में रूढ़िता ना हो, उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो मूल निवासी का सवाल है, जो समता को केंद्र में लेके चल रहा है, हम वहां तक पहुंच सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।